स्टूडेंट, वेलकम GMAT ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैंने एनालिटिक फंक्शन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म पर हमारा लेक्चर हो चुका है। अब हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने आपको इससे पहले कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल पर डिस्कस किया था। अब चलिए डिस्कस करते हैं कॉची थ्योरम्स पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लेके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनके फार्मूले का हम कैसे यूज करेंगे वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं अपने थ्योरम पर। आज का देखिए थ्योरम क्या है, कॉचीज थ्योरम। इनको दो नामों से पुकारते हैं, या तो कॉचीज थ्योरम या कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉचीज थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। क्या है थ्योरम? स्टेटमेंट इसका कहता है इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक हो और सिंगल वैल्यूड हो और साथ में क्या हो, सिंपल क्लोज कंटूर सी के अंदर होगा एनालिटिक, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब इसको एक तरह इजी से ऐसे बात समझिए कि मान लीजिए कोई भी हमारा कंटूर है, आप क्लोज कर्व है, कोई भी क्लोज कर्व सपोज करिए, मान लीजिए ये क्लोज कर्व है कोई सी, और इसमें कोई फंक्शन है एफ जेड एनालिटिक होगा। अगर इस क्लोज कंटूर सी के अंदर क्या हो, फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका जब भी इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या आएगा, 0 आएगा। और ये स्टेटमेंट किसने लिया है, कॉचीज थ्योरम। इन्होंने स्टेटमेंट ही नहीं दिया, इसका प्रूफ भी दिया है। प्रूफ बहुत ईजी है। प्रूफ अगर आपका कमेंट आएगा तो हम इसको प्रूफ करा देंगे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम्स पर और इसके यूज पर। तो देखिए इससे क्या पता चला, अगर कोई भी क्लोज कंटूर हम ले रहे हैं या क्लोज कर्व ले रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है एफ जेड, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आपको दिमाग में सेव करना है। आगे देखिए कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला क्या है। जब कॉचीज ने अपना थ्योरम दे दिया, तो थ्योरम देने के कुछ दिनों बाद इन्होंने कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला दिया था। किस टॉपिक पे दिया था, ध्यान से देखिए। इनका स्टेटमेंट है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी एंड ए इज एनी पॉइंट इन सी, देन एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो इसको बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई, जैसा कि आप जाने, जैसे एफ जेड क्या था, कॉचीज के पहले थ्योरम में एफ जेड क्या था, एनालिटिक था, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। उन्होंने ये दिया। अब उन्होंने कहा बाद में इंटीग्रल फार्मूले के थ्रू कि अगर मान लीजिए उसी क्लोज कंटूर सी में या उसी क्लोज कर्व सी में कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जैसे कि ए, अगर उस पॉइंट ए पर फंक्शन क्या हो, एनालिटिक न हो, फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, मतलब उस पॉइंट ए पर क्या हो, वो एनालिटिक न होने का सेंस क्या है, एनालिटिक न होने का सेंस ये है कि वो क्या हो, सिंगल वैल्यूड हो, सिंगुलरिटी शो कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ जेड एनालिटिक उस पॉइंट पर ना होने पर बाकी सब पॉइंटों पर होगा, लेकिन कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर एनालिटिक ना होगा। तो उन्होंने उसका बताया फार्मूला एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। आप खुद सोचिए, अगर जेड इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है सपोज करिए, और वो इसी में लाई कर रहा है, अगर मैं यहाँ रख दूं जेड के प्लेस पर ए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा नीचे 0 हो जाएगा, और जब नीचे 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का सेंस यहाँ पर देखिए आप, सिंगल वैल्यूड का ही सेंस यहाँ पर इसीलिए था कि कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर फंक्शन एनालिटिक न होगा, तो उसके इंटीग्रल का फार्मूला एफ इक्वल टू इतना होगा। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। इनके फार्मूले को जैसे अगर हमें समझना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू 2 पाई आई, इधर लाइए तो 2 पाई आई एफ ऑफ ए। अब ध्यान से समझिए ये क्या है, बस 2 पाई आई को हमने एलएचएस में भेज दिया, और उन्होंने क्या कहा कि उस फंक्शन एफ जेड का जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, और अगर वो पॉइंट किसी उसी क्लोज कंटूर या क्लोज कर्व सी में क्या हो, एनालिटिक ना हो, तो उसका इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड क्या होगा, 2 पाई आई टाइम्स ऑफ एफ ए होगा। मतलब फंक्शन एफ जेड में
एफ जेड को में जेड क्या रख देंगे, ए रख देंगे, वही क्या होगा, एफ ए होगा। क्लियर है। चलिए कुछ प्रॉब्लम के थ्रू हम समझते हैं। हमें 2 पॉइंट याद रखना है। कॉची ने पहला थ्योरम में कहा है कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होगा क्लोज कंटूर सी में या क्लोज कर्व सी में, तो वो क्या होगा, उसका इंटीग्रल 0 आएगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा अगर उसमें कोई एक पॉइंट ए एग्जिस्ट कर जाता है और वो पॉइंट क्या फंक्शन एनालिटिक न हो, तो उस सेंस में उसका जो इंटीग्रल का फार्मूला होगा एफ इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, या उसी के दूसरे फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसी फार्मूले को। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कॉची ने अपने फार्मूले को एक्सटेंड भी किया था जिसको हम हायर ऑर्डर के नाम से जानते हैं, कॉची हायर ऑर्डर इंटीग्रल फार्मूला, जहां पर आपने एफ ए पढ़ा था इससे पहले वाला फार्मूला। एफ ए इक्वल टू क्या था, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। ये फार्मूला को उन्होंने एक्सटेंड किया और जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश ए, तो उन्होंने बताया कि एफ डैश ए क्या होगा, एफ डैश ए हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 2/2 पाई आई एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 2। देखिए जब एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो उसी की तरह अगर हम एफ डबल डैश ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 पाई आई इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3। अब 3 कैसे आए, जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ एक अधिक हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी फैक्टोरियल 3। इसी तरह जब फार्मूले को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ n लाएंगे n ए, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n/2 पाई आई एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए के पावर n+1। देखिए n है n+1 और यहाँ क्या है n है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा और ये n है तो n होगा। तो इस तरह के फार्मूले को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे प्रूफ करता हूँ इस फार्मूले को, यही जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है इस फार्मूले को हम कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखिए बहुत आसान है। जैसा कि आप जानते हैं एफ ए इक्वल टू क्या होता है, एफ ए इक्वल टू होता है 1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। इस 2 पाई आई को यहाँ भेज दीजिए, तो जब यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आई, ओके, और या राइट साइड में हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आई एफ ए, और इधर हो जाएगा एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान से देखिए इस फार्मूले को हमें यहाँ तक एक्सटेंड करना है nth टर्म तक, तो कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा पार्शियली के रिस्पेक्ट में। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/x हो, जो कि a है, तो क्या आएगा -1/x², और माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो हो जाएगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ डैश ए। ठीक, अब आप एफ डैश ए निकाल लिए। इसी तरह जब आप क्या करेंगे, इसी तरह जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा एफ जेड डी जेड अपॉन, यहां करेंगे तो 1/x² है, ऊपर जाएगा -2 आगे आएगा, फिर क्या हो जाएगा -2 जो आगे आएगा माइनस, तो इसके अपान में भेज देंगे तो जेड माइनस ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दिस इज क्यू, और यहां पर क्या होगा 2 पाई आई एफ डबल डैश ए। ध्यान दीजिए जब 1/x² का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा x के पावर -2 का d/dx -2 और 1/x³, तो मतलब यहाँ -2 आएगा, -2 आएगा, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा हमें ऊपर, उस 2 को मैं यहाँ एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एफ डबल डैश के नीचे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब अपने फार्मूले को हम एक्सटेंड करें, ध्यान से देखिए इस 2 को अगर हम सपोज करिए जहां से 2 लाए थे अगर वहीं रह दे और इस 2 पाई आई को इसके अपान में लाए तो ये हो जाएगा 2 पाई आई, तो यहाँ से 2 पाई आई हमारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा।
अब आप देखिए एफ डबल डैश हमारा क्या आ गया 2/2 पाई आई। इसी तरह जब एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे, ध्यान से देखिए एफ ट्रिपल डैश निकालना है तो इसी को एक बार डिफरेंशिएट करें, जैसे ही अपने पोजीशन पे था 2 पाई आई पर, इसको तो आप समझ चुके हैं, तो ये 2 पाई आई अपन क्या था 2 है। इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे पार्सली तो हो जाएगा एफ जेड डी जेड अपान जेड माइनस ए का क्यूब 4, और फिर यहां देखिए क्या बचेगा 2 पाई आई एफ डबल डैश ए डिवाइडेड बाई पहले से क्या था 2 था। अब जब इसको हम 1/x क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे ए के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 1/x क्यूब का -3 आएगा, -3 आएगा, फिर माइनस से +3, यहाँ आके कितना हो गया 6, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, ठीक है। और इस 2 को भी हम क्या लिख सकते थे फैक्टोरियल 2 लिख सकते थे। तो इस तरह हम जब फार्मूले को एक्सटेंड करेंगे तो हमारा nth टर्म का फार्मूला आएगा एफ जेड डी जेड अपान जेड माइनस ए के पावर nth टर्म जब जाएंगे तो n+1 हो जाएगा 2 पाई आई अपान फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल कैसे है, जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा fn a। क्लियर है। अब आप देखिए इसी को हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा fn a इज इक्वल टू फैक्टोरियल यानी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड अपान जेड माइनस ए की पावर n+1। ये हुआ उनके हायर ऑर्डर का फार्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। ये आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है कि इवेलुएट इंटीग्रल e की पावर z dz अपॉन z-2 वेयर मॉड z इज इक्वल टू 3। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को पिकअप कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं कि ये कॉची इंटीग्रल से हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉची इंटीग्रल का फॉर्म आपने पढ़ा कि एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, और वो किसके इक्वल होता है अगर हम निकालें तो 1/2 पाई आई था, मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं एफ ए। ये फार्मूला आपको मैंने अभी भी इस फॉर्म में समझाया है कि एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ ए क्या है, यहाँ ए हमारा 2 है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए इसको, इस तरह के क्वेश्चन लगाने से पहले हम दो बातों को ध्यान रखते हैं। एक तो कॉची थ्योरम जो था और एक कॉची थ्योरम ऑन इंटीग्रल। तो इंटीग्रल वाला तो हम समझा चुके हैं आपको। कॉची थ्योरम में आपको एक बात बताए थे कि अगर कोई कर्व है, क्लोज कंटूर सी है और उसमें कोई पॉइंट ए है और उस पॉइंट ए पे लाई करता है तो ये फार्मूला होता है। ठीक। अगर प्रश्न अब ये उठता है अगर ये ए कहाँ लाई कर जाए, बाहर लाई कर जाए, ये ए कहाँ मूव कर जाए, आउटसाइड पर लाई कर जाएगा, उस केस में हमारा क्या होगा। तो ध्यान दीजिए जब ए आपका आउटसाइड में लाई करेगा उस समय इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की वैल्यू कॉचीज ने पहले ही बताया तो वो क्या हो जाता है 0 होगा। मतलब जब ए इनसाइड द क्लोज कंटूर सी होगा तब तो वो क्या होगा अपना वैल्यू देगा बाय दिस फार्मूला, और जब वो आउटसाइड होगा तो क्या देगा 0 देगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे करते हैं हम। तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है, आप समझ तरीका क्या है आपको बता ही चुके हैं कि अगर आउटसाइड होगा तो 0 कर देंगे। तो इस पॉइंट ए को हम देख लें जो जेड, अगर z-2 है तो z=2 जो है हमारा आउटसाइड है कि इनसाइड है। तो ध्यान से देखिए कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है, इस इक्वेशन को समझिए आप। इस इक्वेशन को कैसे पिकअप करेंगे हम। इस तरह की इक्वेशन अगर आपको दे दे रहा है मॉड z इज इक्वल टू r, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेंटर इसका क्या होगा ओरिजिन होगा 0 0 और रेडियस क्या है r, ये तो आप जानते हैं। ठीक। मान लीजिए आपको ये दे दे कि मॉड ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू r, तो इसका मतलब इसका सेंटर क्या होगा a, 0 होगा और रेडियस क्या होगा r होगा। क्लियर। सपोज करिए अब आपको इस तरह कोई इक्वेशन दे दे, ये ना दे करके इस तरह फॉर्म में दे दे जैसे मॉड ऑफ z माइनस ib इज इक्वल टू क्या दे देगा r दे देगा। इसका मतलब इसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा 0, b होगा। ib तो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा तो ये क्या होगा b हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया 0b और रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस हो जाएगा r। ठीक है। और सपोज करिए ये ना देकर कुछ इस तरह दे दे z माइनस a प्लस ib आपको दे दे। ठीक है।
तो इस तरह के अगर कुछ पॉइंट आपको दे दे जेड माइनस ए प्लस आई बी इक्वल टू आर मॉड में, तो आप समझ जाइए कि इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा ए कामा बी और रेडियस हमारा क्या होगा, आर होगा। क्लियर है? अगर ये आपको याद रहे तो आप इसको याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लगाना। ध्यान से समझिए, मार्क जेड इक्वल टू 3 का मतलब अभी आपको समझ में आ गया, इसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस क्या होगी, 3 होगी। तो अगर मैं इसको ड्रा करूं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस वाई पर और सेंटर ओरिजिन है 0 0, तो कुछ इस तरह बनेगा हमारा। ये कितने डिस्टेंस पे, 3, तो 1 2 और दिस इज 3 कामा 0, दिस इज माइनस 3 कामा 0 एंड दिस इज आल्सो डिस्टेंस इज 3 कामा 0 कामा 3 and this is also 0 कामा -3। क्लियर? अब समझिए z माइनस 2 है, तो z माइनस 2 को जब डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करेंगे तो z इक्वल टू 2 मिलेगा। अब ये 2 पॉइंट कहाँ होगा, आप देखिए अंदर तो है कि बाहर है। अगर बाहर होगा तो इस पूरी इंटीग्रल की वैल्यू आप 0 बोलेंगे सीधे, अगर अंदर होगा तब निकालेंगे फार्मूले से। तो देखिए z इक्वल टू 2 कहाँ लाई करेगा, 1 और 2, मतलब इधर लाई करेगा। तो z इक्वल टू 2 जो पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, इनसाइड करेगा, और इनसाइड भी सर्कल कर रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए z इक्वल टू यहाँ 5 होता, 4 होता या 3.5 होता, तो 3.5 होने के कारण वो बाहर होता और उस वजह से क्या हो जाएगा, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती बाई द कॉचीज थ्योरम, जो उन्होंने फर्स्ट थ्योरम दिया था अपना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है तो आपको मालूम है क्या करना है आपको, आप एफ इक्वल टू फार्मूला जानते हैं। इस तरह का अगर एफ जेड डी जेड अपान जेड माइनस ए दे देगा तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आई एफ ए। तो आप समझ चुके हैं एफ जेड आपका क्या है, एफ जेड इक्वल टू, मान लीजिए एफ जेड इक्वल टू क्या हो गया, ई के पावर जेड, और ए भी आपको मालूम है, ए क्या है हमारा 2 है। तो अगर हमें एफ ए निकालना होगा तो एफ ए क्या हो जाएगा, ई की पावर 2। क्लियर? अब आप समझ गए कि इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी आरएचएस में, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी एफ जेड डी जेड, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, मींस एफ जेड को हम लिख सकते हैं ई की पावर जेड, और वो क्या हो जाएगा 2 पाई आई, और एफ ए की वैल्यू रख देंगे क्या, ई स्क्वायर। यहां तक क्लियर? बोलिए। तो इंटीग्रल e की पावर जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए 2 पाई आई ई स्क्वायर, तो ये जो होगा इस इंटीग्रल का क्या होगा, वैल्यू होगा। तो इस क्वेश्चन में इस तरह का खास था। चलिए कुछ और वैरायटी को सॉल्व करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारी नई वैरायटी को मैंने लिया है 2z प्लस 1 डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड dz is comma where c is mod of z is equal to 1। c क्या है, मतलब कोई भी कर्व है उसका इक्वेशन क्या है, mod of z is equal to 1। अभी आप जानेंगे mod z क्या होगा, mod z सेंटर 0 होगा और रेडियस क्या होगा 1/2। तो आप पहले इसको उस तरह फॉर्म में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 dz। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में दो ऐसे आ रहे हैं पॉइंट, अगर इनसे हम पॉइंट निकालना चाहें तो z प्लस 1 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो एक z इक्वल टू 0 मिलेगा और एक z इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। अब हम चेक करते हैं 0 और -1 क्या लाई करेगा इस सर्कल में। तो ध्यान से देखिए कैसे, आप जानेंगे दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज 0 0। अगर 1/2 रेडियस है, सपोज करिए 0 है और ये क्या है 1/2 है कामा 0 है, मतलब ये रेडियस 1/2 है, ये कितना होगा 0 कामा 1/2। ये क्या होगा निगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में -1/2 कामा 0, और ये 0 कामा -1/2। क्लियर? अब ध्यान से देखिए z इक्वल टू 0 कहाँ होगा, z इक्वल टू 0 तो आपका यहाँ पर ही होगा, लेकिन z इक्वल टू -1 कहाँ होगा, -1 अगर हम चले तो -½ है यहाँ तक, ये डिस्टेंस -½ है और -½ ऐड करेंगे तो z इक्वल टू -1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। मींस ये वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड ऑफ द रीजन लाई करेगा। जब आउटसाइड ऑफ द रीजन लाई करेगा तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस पॉइंट को हम कैसे हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाने का तरीका दो है, या तो आप इस पूरे
जेड और जेड प्लस वन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए। मान लीजिए ये आपका एफ जेड हो गया, ठीक है, इसको अपान जेड में ब्रेक कर दीजिए, फिर एफ जेड अपान जेड प्लस वन डी जेड। तब इंटीग्रल अंदर लाइए। जब इंटीग्रल अंदर लाएंगे तो आप तो जान गए कि ये वाला पॉइंट आउटसाइड होगा, तो ये इंटीग्रल तो पूरा जीरो होगा, इसको तो सॉल्व करना नहीं है, जो सॉल्व करना है इसको करना है। और दूसरा, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करने से बचना चाहते हैं तो आप जो एफ जेड इस फंक्शन को मान रहे हैं, आप एफ जेड किसको मान लीजिए, इस पूरे फंक्शन को मान लीजिए। अगर इस पूरे फंक्शन को मानेंगे तो देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा विदाउट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि फार्मूला तो आप जान ही चुके हैं, एफ जेड क्या मानना है, लेट एफ जेड इज इक्वल टू, मान लेते हैं 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई क्या हो गया, z हो गया। ठीक है, एफ जेड की वैल्यू रख देंगे तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला क्या होता है इस तरह के, z इक्वल टू 0 है इसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा था कि जब इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अपान जेड माइनस सी होता है तो फार्मूला आपने पढ़ा है कि इसका फार्मूला होता है 2 पाई आई एफ ए। तो यहाँ पर तो क्या है, यहाँ भाई जेड माइनस जीरो लिख सकते हैं कि प्लेस पर, तो इसको इसकी वैल्यू क्या आएगी इस फार्मूले से, 2 पाई आई एफ जीरो। यहाँ तक क्लियर। अब आप एफ जेड क्या माने, ये माने, तो यहाँ से एफ जीरो अगर हम निकालें तो ये एफ जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 बाई 1 दैट इज 1। मीन्स इस पूरी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आई इंटू 1 दैट इज 2 पाई आई। मतलब ये हमारा रिजल्ट क्या हुआ, ये आंसर हुआ। तो आपको इसमें दो तरीके से लगा सकते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को एफ जेड मान लीजिए और नीचे जेड जेड प्लस 1 होगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके सॉल्व कर लीजिए अलग से। मीन्स 1 अपान जेड और जेड प्लस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। या दूसरा तरीका है कि आप जो पॉइंट बाहर लाई करेगा उस पॉइंट को पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सहित एफ जेड कंसिडर कर लीजिए। चलिए एक और भी कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस तरह की वैरायटी मेरा बताने का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन मैंने और एक वैरायटी का सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इवेलुएट इंटीग्रल डी जेड अपान जेड स्क्वायर माइनस 1 वेयर सी जो हमारा कर्व है वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आप इक्वेशन पहचानिए, ये तो सर्कल का इक्वेशन है जिसमें ओरिजिन पर है, मतलब उसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है, मतलब हमारा जब भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर आता है तो उसका जो रेडियस हो जाता है वो ए और सेंटर हमारा हो जाएगा 0 0। मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते थे मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस इज रेडियस ए, तो ये रेडियस इसका 2 है, तो उस केस में यहाँ के लिए तो ए ही है, यहाँ वाले के केस में, तो इसी केस में इसका रेडियस क्या होगा, तो मतलब ये लिख कर दे दे आपको, चाहे ये लिख कर दे दे इस फॉर्म में, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। और सर्कल ही नहीं दे सकता है, इलिप्स का इक्वेशन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इसलिए आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि इलिप्स का इक्वेशन है कि हाइपरबोला का है, क्या है, मतलब कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वैसे हाइपरबोला तो नहीं देगा क्योंकि हमें मालूम है वो तो क्लोज होता ही नहीं है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें क्वेश्चन को ब्रेक करें इसके फ्रैक्शंस को a माइनस बी प्लस बी के फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, यही होगा z माइनस 1 एंड z प्लस 1। तो ध्यान से देखिए ये सर्कल कैसा है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 2, मतलब ओरिजिन इसकी 0 0 है और रेडियस कितना है 2 है, तो ये हो गया हमारा 0 2 और ये 2 कामा 0, ये माइनस 2 कामा 0 और ये 0 कामा माइनस 2। अब आप देखिए जब मैं इसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करूंगा तो मुझे दो पॉइंट मिलेगा 1 और माइनस 1, देख रहे हैं। तो 1 और माइनस 1 कहाँ होंगे, एक तो 1 यहाँ होगा आधे पर और माइनस 1 कहाँ होगा, ये होगा। मान लीजिए दोनों पॉइंट क्या है, ए और बी है, ठीक है। तो मतलब दोनों इनसाइड दी कर्व कर सकते हैं और इनसाइड द कर्व होता है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर आउटसाइड होता तो सीधे 0 बोलते हैं हम। सपोज करिए एक +2 आता, एक +3 आता और एक -3, तो दोनों बाहर लाई करते हैं तो हम इसका देते हैं इस पूरी इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, डायरेक्टली विदाउट सॉल्यूशन बाय काचीज थ्योरम बोल करके। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कैसे सॉल्व करना है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि इसको पहले ब्रेक करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन में।
पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने दो तरीके बताया, पार्शियल फ्रैक्शन से और एफजेड मान करके। तो यहाँ पर एफजेड आप इसको मानेंगे, जब दोनों ही पॉइंट इनसाइड है तो आप एफजेड का मानेंगे क्या, आपको दिक्कत होगी ना फार्मूले में बनाने में। तो इसको कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में जब ब्रेक करेंगे, देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हमें ब्रेक करना चाहिए तो कैसे करेंगे, 1/z-1 और z+1, a/z-1, b/z+1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ z+1 एंड b टाइम्स ऑफ z-1। अब z इक्वल टू अगर हम पुट करेंगे 1 तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/2। क्लियर है। और जब z इक्वल टू हम रखेंगे क्या, -1, तो ये 0 हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1/2। मीन्स ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1/2 और दूसरे में माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया है। तो इस पूरे इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, पहला इंटीग्रल लिखेंगे 1/2 कॉमन dz/z-1, फिर माइनस, फिर 1/2 इंटीग्रल c/z+1। अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा है फार्मूला वो क्या है, किसके लिए था, आपने पढ़ा है कि इंटीग्रल fz dz अपान z-a इज इक्वल टू 2πi/fa। क्लियर है। तो 2πi/fa आप जो देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कि यहाँ पर fa कौन है, यहाँ fz क्या है, यहाँ fz तो 1 है, तो fz इज, दोनों ही केस में fz क्या है हमारा 1 है। तो अगर हम इसको सपोज करें a है तो fa क्या आएगा, fa हमेशा 1 आएगा, चाहे a कुछ भी हो, यहाँ पर 1 हो 2 हो, क्योंकि fz की वैल्यू 1 है। और जब fz की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो किसी भी कांस्टेंट अदर वैल्यू पर भी कांस्टेंट ही देगा, मतलब a पर भी हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो इसको फार्मूला ये वाला लगा दे, अगर अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर 2πi, क्या हो जाएगा, f(1) माइनस 2πi f(, इसकी वैल्यू क्या होगी -1, क्योंकि अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, z-1 का ये हो गया z-a, यहाँ a क्या है -1 है, तो मैंने यही -1 लिखा। और आप देखिए 1/2 2πi, f1 की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए, जब fa की वैल्यू 1 है किसी भी पॉइंट पर तो f1 की वैल्यू भी 1 होगी, और 2πi f-1 की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये पूरा कितना आ गया, 0 आया। सोल्यूशन लास्ट में 0 आया है, रिजल्टेंट 0 आया है दोनों इंटीग्रल को ब्रेक करने पर। तो इस तरह इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, आंसर में 0। तो इस तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे मेरा डिस्कशन करना था। चलिए कुछ और वैरायटी डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किस पे लिया है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर हायर ऑर्डर डिग्री के लिए। और कॉची इंटीग्रल फार्मूला हायर ऑर्डर वाला हम आपको जो बताए थे उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इवैल्यूएट इंटीग्रल e⁻2z/z+1 की पावर 4 वेयर c कर्व इज डिनोट mod ऑफ z इक्वल टू 3। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको समझिए। यहाँ पर अब आगे अभी तक जो ले रहे थे वो z-a का टर्म ले रहे थे जिसका पावर 1 था। अब यहाँ पर पावर 4 हो गया, 5th हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हो गया 1 से ग्रेटर, तो वहां पर आपको कैसे सॉल्व करना है, वहां पर आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप अपने फार्मूले को सोचिए कि यहाँ पर हायर n टर्म वाला कौन सा फार्मूला था। जब fn a nth डेरिवेटिव ऑफ a निकाल देते तो क्या आता था, फैक्टोरियल n/2πi इंटीग्रल ओवर c fz dz अपान z-a की पावर n+1। तो आप खुद समझिए, यहाँ n 4 है और यहाँ n+1 है, तो n+1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। मीन्स इस पूरे टर्म में हम समझ सकते हैं कि n के प्लेस पे क्या रख दें, 3 रख दें, तो हमारा ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। तो आप समझिए, अगर हमने पुट n इज इक्वल टू 3 रखा तो यहाँ क्या होगा, f3a फैक्टोरियल n/2πi c fz dz अपान z-a की पावर व्हाट 3 रखेंगे, 3+1, तो आप समझ गए हैं 3+1 लिख सकते हैं। अब इस तरह के इंटीग्रल पे आप समझिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये वाले टर्म, तो z+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे,
इस फॉर्म में अगर इसको लिखे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, एक मिनट यहाँ यार भी 3 रखेंगे हम, दिस इज 3, तो फैक्टोरियल 3/2 पाई आई सी एफ जेड क्या है हमारा e की पावर 2z है dz, और नीचे क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z माइनस माइनस 1 के पावर 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा f ऑफ 3 ऑफ a। क्लियर? 3 मतलब 3 टाइम्स डेरिवेटिव में लेना होगा। अब आप समझिए कि यही हमारा क्वेश्चन है जो हमें निकालना है। दिस इज इक्वल टू व्हाट आई, तो ये पूरा टर्म हम लिख सकते हैं क्या आई, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6/2 पाई आई इंटू आई, यही हमें निकालना है, और f3a। तो आ जाइए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 2 से 3 कैंसिल, पाई आई अपॉन 3 f3a हो जाएगा। क्लियर? अब हमें f3a की वैल्यू निकाल करके यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। f3a क्या होगा आप समझिए भाई, fz हमने क्या माना है, fz हमने माना है, ध्यान से समझिए, fz हमने माना है e की पावर 2z। क्लियर? तो f डैश अगर डैश निकालने जाएंगे f डैश जेड तो क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा 2e की पावर 2z, f डबल डैश निकालेंगे तो 2 जाए, एक और 2 आ जाएगा 4e की पावर z, f ट्रिपल डैश निकालेंगे जब तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 8e की पावर z। मतलब ट्रिपल डैश, एक बार डैश निकालेंगे तो 2 आगे आएगा, 2 बार निकालेंगे तो अगेन 2 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और एक बार और निकालेंगे तो 8e की पावर क्या आ जाएगा 2z आ जाएगा। तो मतलब हमें मिला क्या, हमें मिला f ट्रिपल डैश z इज इक्वल टू 8e की पावर 2z मिला। क्लियर? तो जब 8e की पावर 2z मिला तो इसको हम लिख सकते हैं f3z 8e की पावर 2z। अब आप z इक्वल टू क्या रख दीजिए, जो आपका पॉइंट हो, जैसे हम यहाँ पर -1 लिए तो यहाँ पर भी -1 होना चाहिए, दिस इज -1, दिस इज -1, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो हमें निकालना क्या है, -1 यहाँ रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, पाई आई अपॉन 3 8e की पावर -2 यही हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 8/3 पाई आई इंटू e के पावर -2 या 8/3e² पाई आई। अब हम आपको बताएं, इस तरह के क्वेश्चन को लगाने से पहले ना एक बात ध्यान दिया करिए, सबसे पहले देख लीजिए ये जो पॉइंट है इस सर्कल में लाई कर रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो निकालने के बाद तो 0 आएगा ही। अगर ये पॉइंट z+1 आप देखिए, z+1 कहाँ होगा, -1 होगा, z इक्वल टू -1, और -1 हमारा 3 रेडियस के सर्कल में तो लाई करेगा ही, कंफर्म है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाता, 4 आ जाता, z+4 तो -4 आता, तब आप सॉल्व करते, तब आपका तभी भी आपका 0 ही मिलता। लेकिन आप तब सीधे कर देते कि द पॉइंट z+4, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन क्या होता, यहाँ पर z+4 होता और z+4 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू -4 आप सीधे कहते कि इस सर्कल के आउटसाइड में है, मतलब लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, और डायरेक्टली आप तब सीधे कर देते कि इसका इंटीग्रल बाय कॉची थ्योरम से क्या होगा, 0 होगा। तब आपको ये सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप निकाल भी देते हैं तब भी आपका आंसर 0 आएगा दोनों ही केस में। तो आपके पास भाई समय बचाना है, आपके पास स्टेटमेंट है, रीजन है, आप उसको दीजिए। हाँ भाई लॉन्ग में क्वेश्चन है तो ये नहीं कि लॉन्ग में है तो लॉन्ग में क्वेश्चन जब भी देंगे तो उसी हिसाब से देंगे आपको, जब उस तरह का क्वेश्चन होगा। चलिए कुछ एक आध वैरायटी और भी डिस्कस कर देते हैं, इसके बाद हम अपने लेक्चर को ओवर करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मैंने एक और क्वेश्चन लिया है हायर ऑर्डर से रिलेटेड, इवैल्यूएट इंटीग्रल ओवर c sin z upon z minus pi by 4 के पावर 3 dz where c is mod of z minus pi by 4 is equal to 1/2। मीन्स सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, पाई बाई 4 का 0 है और रेडियस क्या है 1/2। मतलब ऐसे समझ जाइए कि अगर ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर पाई बाई 4 का 0 का मतलब ऐसे समझ जाइए कि पहले हम इसका सेंटर लिख देते हैं, दिस सेंटर इज
सेंटर इज पाई बाई 4 कामा 0 एंड रेडियस इज 1/2। तो आप ऐसे समझिए कि पाई बाई 4 क्या है। पाई बाई 4 को हम लिखना चाहे 3.14/4, इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो भी आएगा हमारा, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम निकालें तो 0.7 और 3.78 अप्रॉक्स आएगा। तो 0.78 अगर हमें मालूम हो गया उसका रेडियस है, तो हम अगर सर्कल ड्रा करना चाहें तो दिस इज 0, दिस इज एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज सपोज करो ये 1 है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कम मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसी रेडियस पर हम एक सर्कल बना देंगे। और जब सर्कल बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट है यही इसकी यहाँ पर रेडियस, यहाँ रेडियस दोनों क्या होगा, सेम होगा। वो रेडियस कितना है, 1/, व्हाट इज रेडियस, सॉरी हमने एक गलती किया, वो देखिए आप। जब हम इसका रेडियस बनाएंगे तो रेडियस कैसे सर्कल ड्रा करेंगे, सर्कल हमें ऐसे ड्रा करेंगे, दिस इज रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, सेंटर हमारा π/4 पर है, तो दिस इज π/4 मतलब 0.78, ये मान लीजिए 1 है, तो इससे थोड़ा सा कम हम ले रहे हैं, ये हो गया 0.78, ये सेंटर हो गया, इसका हम नाम दे दे रहे हैं C, और ये ओरिजिन हो गया हमारा। तो C पर कोऑर्डिनेट क्या है, π/4 कामा 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब रेडियस 1/2 है, तो अगर 0.78 में अगर हम ऐड करेंगे 1/2 मतलब कितना 0.5, तो लगभग हो जाएगा 0.5 जब ऐड करेंगे आप तो लगभग हो जाएगा 1.28 समथिंग। और जब माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, हमें मिलेगा 0.28। तो 0.28 हम सपोज करिए ये है हमारा, और 1.28 सपोज करिए ये, तो इसी के अराउंड हमारी सर्किल कुछ ऐसी होगी। अगर मैं ये हटा दूं तो हमारा सर्किल कुछ इस तरह होगा। ये ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं आप सब, तो यहां पर होगा, और ये हो गया हमारा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट साइड में हम जा रहे हैं, तो ये भी तो 1/2 अगर माइनस करेंगे तो ये जो भी पोजीशन हमारा है 0.28 कामा 0, और ये पोजीशन हमारा होगा 1.28 कामा 0। ठीक है, तो इस तरह में पता चल गया सर्कल का लोकेशन क्या है, सेंटर क्या है, रेडियस तो आपको मालूम है इसकी रेडियस 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है। अब जो पॉइंट दिया है अगर z = π/4, इसकी वैल्यू क्या होगी 3.14/4, मतलब ये भी कितना आएगा, ये π/4 हमारा कहाँ लाई करेगा, π/4 भी तो हमारा इसी सर्कल पर ही लाई करेगा। तो सर्कल पर लाई कर रहा है मतलब ऑन दी सर्कल है, ऑन दी कर्व है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वो बाहर लाई करता तब हम सीधे कर देते इस पूरी इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको मालूम है, अभी मैंने हायर ऑर्डर फार्मूला डिस्कस किया था। हायर ऑर्डर फार्मूला अगर हम आपको याद दिलाएं तो fn a इज इक्वल टू फैक्टोरियल n/2 पाई i इंटीग्रल z dz अपॉन z माइनस e की पावर n प्लस 1। अगर हम इस तरह लिखें fz dz अपॉन z माइनस e की पावर n प्लस 1, 2 पाई i को इधर ले जाए, 2 पाई i अपॉन फैक्टोरियल fn a। तो सीधे समझ जाइए कि fz आपका क्या होगा, दिख रहा होगा साइन z होगा, मींस fz हमारा क्या हो गया साइन z। क्लियर है। और a क्या हो गया हमारा π/4 हो गया। क्लियर है। n क्या होगा दिख रहा होगा, n + 1 = 3, n हमारा क्या होगा 2 होगा। तो आपको समझ गए होंगे सेकंड डेरिवेटिव तक निकालना है, तो रख दीजिए सारी वैल्यू, fz के प्लेस पे साइन z dz, z माइनस π/4, इसको 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1, और ये हो जाएगा 2 पाई i, n की वैल्यू क्या होगी तब यहां से फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, एंड दिस इज f2 ऑफ a। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखिए इस पूरे इंटीग्रल को, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया, सपोज करिए यही i है, ये किसकी वैल्यू हो गई i की। तो i = अब आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू है। अगर इसको हम कैंसिल करें तो i = में क्या मिल गया, i = मिल गया हमें पाई i टाइम्स क्या हो गया f सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a, fa। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सबसे पहले f' z निकाल लें, क्या हो जाएगा cos z
फिर एफ डबल डैश जेड निकाल लीजिए, यही सेकंड डेरिवेटिव है माइनस साइन जेड। तो अगर हम इसमें वैल्यू रख दें, जेड की वैल्यू क्या है, सॉरी जेड की वैल्यू ए रखना है, तो ए इक्वल टू हमारा क्या है पाई बाई 4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4, और माइनस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, माइनस 1/√2। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो पाई आई इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट माइनस के साथ 1/√2। मीन्स इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू अगर हम आंसर आपको बताएं तो आंसर हो जाएगा पाई आई माइनस के साथ डिवाइडेड बाई √2। मैंने कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये बताना चाहा कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला और कॉची थ्योरम को हम कैसे यूज करेंगे, और इस थ्योरम को हम इतना इंपॉर्टेंट बता दें कि ये किसी भी एग्जामिनेशन, जैसे आपके सेशनल एग्जामिनेशंस हुए या आपका गेट हुआ, आईटी जैम हुआ या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन कॉची थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला से थ्योरम लगभग तय होता है, कंफर्म होता है। वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और बहुत इजी होते हैं, कम समय में जल्द से जल्द आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत सिस्टमेटिक लिख रहे हैं तब आपको इतना समय लगेगा, नहीं तो आप चाहे डायरेक्ट फार्मूला आपको मालूम हो, डायरेक्ट 2 पाई आई आप FNA या FA जो भी आप कहें, डायरेक्ट वैल्यू निकाल के आप जल्द से जल्द विद इन द 30 सेकंड 60 सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज का जो लेक्चर था कॉची थ्योरम और कॉची इंटीग्रल थ्योरम की एप्लीकेशंस पर, वो मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, इन पर या रेसिड्यू थ्योरम, हम इसके बाद हो सकता है तो रेसिड्यू पर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा होगा किस टॉपिक पे बेस, रेसिड्यू थ्योरम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।